क्या कभी किसी ने सोचा है कि पुलिस की समीक्षा हो जाए तो क्या होगा? चलिए हम आज खाकी वर्दी का पोस्टमार्टम करते हैं। मैं मनीष, आहान न्यूज़ की तरफ से मैं एक मुहिम हमेशा से चलाता रहा हूं कि वाकई में भारत के अंदर पुलिसिंग सिस्टम खत्म हो जानी चाहिए। पुलिस के चाल चरित्र और उसके कार्यशैली सर्वविदित है और भारत का ऐसा कोई भी व्यक्ति अब बाकी नहीं होगा शायद ही जो किसी न किसी प्रकार से पुलिस की गिरफ्त में ना आया हो। अगर आप पुलिस की सिस्टम की बात करें तो आपको पता होगा, आपको जानकर भी हैरानी होगी कि जितने अज्ञात लोगों के नाम से प्राथमिकी दर्ज होती है किसी घटना दुर्घटनाओं में, अगर उसको आप संयुक्त रूप से जोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि भारत की आबादी का 2 से 3 गुना लोगों पे FIR होगा। यानी हम कहते हैं कि 120 से 30 करोड़ आबादी हमारी है, लेकिन पुलिसिंग सिस्टम के अनुसार मुझे लगता है कि अगर अज्ञात लोगों पे जिस प्रकार से केस में नाम आता है, अगर उसकी संख्या जोड़ दी जाए तो हम 300 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएंगे। मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं जो या सहयोगी हैं या मार्गदर्शन में हैं या जान पहचान में वकालत क्षेत्र में हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वर्षों से केस मुकदमों में छोटी छोटी बातों में झेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जुनून केस को भी पुलिस सुनती नहीं है। तो मैं एक उदाहरण देकर के आपको बताता हूं कि अगर इसकी जांच हो जाए तो क्या हो सकता है। मुझे कुछ दिन पहले एक साथी मिले, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से शराबबंदी में और शराब की आड़ में किस प्रकार से लोगों के साथ ज्यादती की जाती है। बहुत सारे आपराधिक घटनाएं होती हैं जिसमें एक्यूज या किसी भी राजनीतिक दबाव में उठाया कहीं और से जाता है और बताया कहीं और जाता है। और जैसे ही पुलिस को यह नज़र आता है कि CCTV फुटेज सामने आ जाएगी तो वो अचानक भय में आते हैं और जिस संस्थानों से या जिस जगहों से पुलिस उठाती है किसी व्यक्ति को जिसका कहीं भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन राजनीतिक दुश्मनी है, इसके चलते किसी को भी कहीं से भी और किसी भी मामले में आसानी से फंसा देते हैं। उसको बेल मिलेगा तो उसके लिए हाई कोर्ट जाना होगा क्योंकि आर्म्स एक्ट में है। बहुत सारी चीज़ें जो है अगर पुलिस का पोस्टमार्टम करके देखा जाए तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो यह स्वीकार करेगा कि इस देश में पुलिसिंग व्यवस्था की ज़रूरत है। इक्के दुक्के अगर पुलिसिंग सिस्टम के लोग भले मानुस हों, लेकिन जो परिस्थिति भारत के अंदर, राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर देखने को मिलती है, पुलिसिंग सिस्टम पूर्ण रूपेण अंग्रेजी हुकूमत के रास्तों पे ही बढ़ रही है। हर एक आदमी पे एक प्राथमिकी होनी चाहिए या प्राथमिकता के साथ पुलिस इस काम में आगे बढ़ रही है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि मैं जिस घटना की चर्चा कर रहा हूँ, बस इसे न तो मैं घटना का स्थल बताऊंगा और न ही किस जिले की घटना है और किसने बताया, यह छोड़ दीजिए। लेकिन इसमें कोर्ट ने जिस प्रकार से एक्शन नहीं लिया, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक व्यक्ति कितना अमानवीय हो सकता है वो आप पुलिसिंग सिस्टम के लोगों के साथ जुड़कर देख सकते हैं, उनके साथ
आपके किसी मामले में आप उनके साथ जब सफ़र तय करिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या हो सकता है। एक घटना की चर्चा मैं करता हूं कि अचानक थाना में कोई फ़ोन करता है या नहीं करता है यह तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जो पुलिस की रिपोर्ट बनती है उसमें यही कहा जाता है कि हमें थाना में फ़ोन आया अज्ञात सूत्रों के अनुसार कि कहीं पे कुछ लोग दारू पी करके हंगामा कर रहे हैं। मैं पहुंचता हूं, यानी थाना पहुंचती है, वहां से देखती है कि कुछ लोग भाग रहे हैं और कुछ लोग को ये गिरफ्तार करते हैं। जो संख्या लगभग जो हकीकत है वो मैं नहीं बता रहा हूं, एक संख्या मान ले कि 10 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में जो डायरी सबमिट होता है पुलिस का, उस डायरी में स्पष्ट होता है कि 10 लोगों की गिरफ्तारी को और 10 लोगों के शराब पीने की पुष्टि में लगभग हर एक 2 के 3 के जांच में एक ही टाइमिंग, एक ही फिर उसके बाद 25 मिनट का अंतर, 50 मिनट का अंतर पे आप समझ लीजिए कि 2 घंटे में 10 लोगों की रिपोर्ट दी जाती है। और ऐसा होता है कि किसी 2 का एक ही सारे चीज़ है, एक ही समय, एक ही टाइमिंग, मतलब सारे चीज़ें मैच कर रहे हैं, उसके आईडी से लेकर के जो भी चीज़ है, उनके जांच के जो भी पैमाने हैं, मशीन भी वही है। तो एक सेम समय में सेम मान लीजिए कि 1 बजे वो जांच करते हैं, तो किसी दूसरे का जांच करने में 1:01 या 2 मिनट या 5 मिनट होगा, लेकिन 2 आदमी का 3 आदमी का 1 बजे ही कैसे हो सकता है? और सेम मशीन और सारी रिपोर्ट सेम। फिर किसी और जो 10 लोग की आप बात करते हैं कि हमने एक साथ पकड़ा, उनकी दूसरी की जांच फिर 25 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद कैसे होती है? फिर उसमें कुछ 3-4 लोगों की 1 घंटे बाद होती है। तो आखिर एक साथ आप किसी चीज़ शराब की जांच एक मशीन से आप एक साथ 3-4 लोगों का कर लेते हैं, 2 लोगों का करके रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं कोर्ट में, फिर 1 घंटा 2 घंटा लगने का क्या मतलब है? और यह कैसे संभव है कि एक बार में ही आप 3-4 लोगों का रिपोर्ट सबमिट करते हैं? कोर्ट ने बेल दिया, नहीं दिया, यह तो बाद की चीज़ है। यह कभी जब उस घटना से पीड़ित और उस घटना से संबंधित वकील साहब के साथ हमारी चर्चा होगी तो हम इस विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यही जानिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ कि कोर्ट ने भी इस बात पे जिरह किया, एक्शन लिया, लेकिन एक्शन जो हुआ वो आम आदमी के खिलाफ हुआ, न कि उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ, उस दरोगा के खिलाफ, उस थाना प्रभारी के खिलाफ, उस इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं हुआ जिसने FIR दर्ज की, जिसने ये जांच रिपोर्ट दिया कि हम 1 बजे की टाइमिंग में हमने 3 लोगों का जांच कर लिया और सेम मशीन, सब कुछ सेम। यह कैसे पॉसिबल है? दारू शराब के जांच के लिए जो मशीन बनाई जाती है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि एक साथ एक मशीन किसी के मुंह, 2 आदमी के मुंह में घुसा सके। वो सिंगल एक ही जगह पे और एक ही आदमी के मुंह में जा सकता है और वहीं से रिपोर्ट बन सकती है। तो वह 2 आदमी 3 आदमी का एक ही चीज़, हर एक कोड मिल जाना, यह अपने आप में अपराध के चरम सीमा को अंकित करता है, जो पुलिस के भ्रष्टाचार और उसकी निहायत ही घटिया चरित्र का प्रमाण देती है। जो यह साबित करता है कि जो भी लोग, क्योंकि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनमें से कोई भी लोग दारूबाज नहीं थे। और मज़ेदार चीज़ है कि उसमें बहुत कम उम्र के भी लोग थे और विभिन्न जगहों के लोग थे। 1-2 लोग अल्कोहलिक थे, लेकिन उस समय नहीं थे। घटना स्थल पे जिस पे बताया जाता है कि दारू पी के हंगामा कर रहे थे, उस क्षेत्र में पुलिस की रिपोर्ट है कि किसी भी प्रकार का कोई बोतल, गिलास तक नहीं मिला। तो अल्कोहलिक कैसे हो गए? लेकिन पुलिस ने जब FIR लिख दिया है
तो लोगों को भुगतना ही है। गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है तो लोगों को मजबूरी है। कानून सिस्टम इस देश का एक ऐसा चरित्र बन चुका है कि वह पुलिस अधिकारियों पे कोई क्लेम नहीं करती। एक जज जो बैठते हैं कोर्ट में, उन्हें इस बात का गौर करना चाहिए कि रिपोर्ट पुलिस क्या दे रही है और क्या 1 बजे की टाइमिंग में 3 लोगों का एक ही मशीन से जांच कर पाना क्या संभव था। और वैसे ही कई लोगों का इसी प्रकार से सेम टाइमिंग, सेम सब कुछ रहा, सेम मशीन से अगर सब कुछ वो रिपोर्ट देते हैं तो इस पे खुद ब खुद जज साहब को एक्शन लेना चाहिए था या आगे भी होना चाहिए। अगर ये सुनेंगे, जो जज साहब थे जहाँ से भी थे, अगर वो सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उनके ऊपर ही कहा जा रहा है। क्या उस पर वो एक्शन लेंगे? क्या उस थाना प्रभारी दरोगा इंस्पेक्टर को तलब करेंगे कि आखिर यह कैसे पॉसिबल है? अगर वो पॉसिबल नहीं है, अगर वो गलत है, तो उस सभी लोगों को बरी करते हुए उस थाना प्रभारी को जिसने गिरफ्तार किया, जिस दरोगा ने गिरफ्तार किया, जिस दरोगा ने वो रिपोर्ट लिखा, उसको त्वरित कार्रवाई के साथ निलंबित करते हुए कम से कम 20-25 साल या आजीवन कारावास की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समाज में अपराध को जन्म देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झूठी जांच रिपोर्ट जो सबमिट होता है और कोर्ट में जिरह करते करते 50 साल का और मरने के बाद जब डेट आता है, तब भी इस देश के संविधान और कानून को शर्म नहीं आती है। इस देश के कोर्ट में बैठे हुए जज साहब अगर इस बात के तरफ स्व निर्णय नहीं ले पाते हैं तो वाकई में इस देश के कानूनी व्यवस्था को, जो पूर्ण रूपेण लचीला एवं खर्चीला है, उसकी कल्पना न्यायपूर्ण व्यवस्थाओं में कभी नहीं की जा सकती। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में इस प्रकार का कानून और संविधान होना, जो कि खर्चीला भी है और लचीला ऐसा है कि जिसको जैसे मन करे, जिधर वजन ज़्यादा बढ़ेगा उधर फैसले हो जाएंगे। और जो भी सिस्टम के लोग हैं वो किसी भी प्रकार से अपने लोगों के, यानी जो सरकारी नौकरी में लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। कौन एक आम आदमी होगा जो पुलिस से पंगा लेगा और वो जाकर के उसके खिलाफ केस करेगा और खुद दायर करेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। मैं एक दूसरी केस का भी चर्चा किया था कि गिरफ्तारी कहीं और से होती है, लोगों का कहानी कुछ और बनाया जाता है, शो कहीं और किया जाता है, जबकि जिस जगह से गिरफ्तारी होती है वहाँ का सीसीटीवी फुटेज होता है। सीसीटीवी फुटेज वाली कंपनी को धमकाया जाता है, उसके सारे इक्विपमेंट उड़ा दिए जाते हैं और धमकी दी जाती है कि इस पे के बारे में मुंह तक नहीं खोलना है। तो क्या यही अपराध पे नियंत्रण करने वाली पुलिस है या अपराधी बनाने वाली पुलिस है? तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से आग्रह है कि जो भी सच और सच्चाई के साथ बातें होंगी वो मैं रखता रहूँगा। आपके सपोर्ट के लिए कमेंट सेक्शन है, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, और ऐसे कोई भी घटनाओं को साझा करना हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्टोरी ईमेल कर सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़कर इस समाज को, इस राष्ट्र को एक बेहतर राष्ट्र के रूप में बना सकें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9471439247 94-714-39-247 और ईमेल आईडी है ahannews@gmail.com AHAAN news@gmail.com। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर हम अगली कड़ी में मिलते हैं एक नए विषय के साथ।
धन्यवाद।